एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल डिस्कस करेंगे। जो मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में हम यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल को डिस्कस करेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे बारी बारी से, उनसे डिटेल में क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों एमपीपीएससी 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस है दोस्तों, जो 2024 से प्रभावशील सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में लिख रखा है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल प्रीलिम्स के सिलेबस है ना, यूनिट 2, आप सिलेबस अच्छे से देख लेना, यूनिट 2 में लिख रखा है ना। यूनिट 2 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो एमपीपीएससी के यूनिट 2 है, जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 वाला, उसके अकॉर्डिंग वो जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन दिए गए हैं दोस्तों, वो टॉपिक के मैंने सारे लेक्चर्स डाल चुका हूं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दोस्तों, आप ये मेरे चैनल का होम पेज देख सकते हैं। होम पेज इस प्रकार का है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 2 की। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूनिट 2, ये देखिए यूनिट 2, ये यूनिट 2 है मध्य प्रदेश का यूनिट 2 प्रीलिम्स 2024 अपडेटेड सिलेबस मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप जाके इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे वो टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को विजिट करें, आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। तो अपन चलते हैं दोस्तों वापस अपने लेक्चर्स में। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पूरे टॉपिक्स, मैंने इसमें कितने लेक्चर्स हैं, इसमें करीब 53 लेक्चर्स है दोस्तों। ये वाला डाल दूंगा मैं, एक 54 लेक्चर्स हो जाएंगे। 54 लेक्चर्स देखेंगे, आपकी यूनिट नंबर 2 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं वापस। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल को डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन कहा जाता है। तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा, यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थान होते हैं जैसे कि उसके अंतर्गत वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है, आते हैं, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं दोस्तों। जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। तो दोस्तों यूनेस्को क्या होता है, मैंने बता दिया, विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा प्रशासित एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण वाला क्षेत्र होता है। विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के नामित किया जाता है दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं अपन यूनेस्को की। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म परीक्षा में आ सकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशन, ई से हो गया एजुकेशन, याद रखना है, एस से हो गया साइंटिफिक एंड सी से हो गया कल्चरल एंड ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना यहाँ क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है दोस्तों। इसका कार्य शिक्षा हो गया, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस विशेष संस्था का गठन कब किया गया था, किसका, यूनेस्को का गठन कब किया गया था, 16 नवंबर, ये तारीख याद रखना है, 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तारीख पूरी याद रखें, परीक्षा में पूछी जा सकती है। यूनेस्को का गठन कब किया गया था, 16 नवंबर 1945, है ना। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था, ये संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेष संस्था है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछे जाते रहता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों, याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इतना याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में कौन से मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट है, उनको देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन भीमबेटिका की। भीमबेटिका की गुफाएं, ये भीमबेटिका केव, है ना। तो भीमबेटिका की गुफाएं से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे पहले पूछेगा, इसको की यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखना है। कौन सा सन है, 2003। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ये भीमबेटिका कहां पर है, तो भीमबेटिका अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारत की सबसे पुरानी गुफा में से एक है ये। नवपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्र यानी भित्ति चित्र मिले हैं यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
प्रागैतिहासिक चित्र या भित्ति चित्र मिले हैं। लाल सफेद पीले रंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी, ये सन याद रखना है। और खोज किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र, चट्टानों में चित्रकारी की गई है, उसके लिए प्रसिद्ध है और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में की थी और 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज सूची यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इतने क्वेश्चन भीमबेटका से आते हैं, बस खत्म। एक स्थल ये हो गया। दूसरा स्थल की बात करेंगे अपन सांची स्तूप दोस्तों। सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों, है ना। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची रायसेन जिले में आता है। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों सांची। इसका निर्माण, है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने, है ना, मौर्य वंश का सम्राट रहा है अशोक ने इसका निर्माण कराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने 1818 में की थी। 1818 में इसकी खोज की थी, है ना। यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया था? 1989, सन याद रखना है। 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और सांची स्तूप की फोटो 200 के नोट, जो 200 रुपए का नोट होता है, उसके पीछे की ओर, पीछे साइड में छपी हुई है दोस्तों, है ना, पीछे साइड में छपी हुई है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची, ये रायसेन जिले में आता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को ने 1989 सन याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर घोषित किया था, इतना याद रखना है। और 200 के नोट के पीछे सांची स्तूप की फोटो है। बात करेंगे खजुराहो के मंदिर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का पहला ऐसी साइट थी जो यूनेस्को में शामिल की गई थी 1986 में। 1986 में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। कब किया गया था? तारीख याद रखना है, बस इतना पूछा जाएगा। छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और वहाँ बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, है ना। लगभग वहाँ 85 मंदिर थे, अभी वर्तमान में कम हो गए हैं, बचे हुए हैं। और वहाँ पे 3 समूह में बांटा गया। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है। बहुत सारे मंदिर है, उसके बारे में मैं मंदिर वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यहाँ से इतना ही याद रखना है। खजुराहो के मंदिर को 1980 देखो, खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। तीनों सन याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये समझ में आ गया। इतना किसने करवाया, इतना याद रखना है। चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने करवाया था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर है वहां पे। कब करवाया था? तो ये याद रखना है 950 से 1050 शताब्दी या ईस्वी में करवाया था, इसलिए इसको बोलते हैं अपन 10वीं और 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है दोस्तों। ग्वालियर शहर और ओरछा शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, याद रखना है ना। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सूची की सूची में शामिल किया गया है। साल 2021 में यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी और यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखकर मास्टर प्लान तैयार करेगी। यह परियोजना भारत और दक्षिण एशिया के लिए मिसाल कायम करेगी। यह परियोजना जो है किस किस के बीच, याद रखना है, भारत और दक्षिण एशिया के तहत मिसाल कायम करेगी। इस परियोजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक शहरों के लिए HUL की सिफारिश पर आधारित शहरी विकास के लिए सबसे बेहतरीन तरीके एवं साधन का पता लगाएगा। तो ग्वालियर और ओरछा शामिल हुआ है, तो हम ओरछा के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ओरछा के पहले हम ग्वालियर की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, है ना। ग्वालियर की जानकारी ले लेते हैं। तो ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, है ना, ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, इसके बारे में अपने को क्या क्या जानकारी होना, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा देते हुए यूनेस्को ने UCCN के
55 नए शहरों की सूची में शामिल किया है। तानसेन के शहर ग्वालियर को मिले इस उपलब्धि, है ना, तानसेन का शहर है ग्वालियर, तो इसको उपलब्धि भी मिली है। तानसेन का शहर के नाम से ग्वालियर को जाना जाता है। इसके अलावा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा देते हुए यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया, ये पूछा जा सकता है। 19वीं सदी में स्थापित ग्वालियर विशिष्ट रूप से अपनी निर्मित संस्कृति, विरासत और स्थानीय समुदाय के इंटरफेस पर स्थित है। यह शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, किसका? गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर राजवंश, बघेल राजवंश और कछवाहों तथा सिंधियाओं की राजधानी रहा है। तो ग्वालियर शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर राजवंश, बघेल राजवंश, कछवाहों और सिंधियाओं की राजधानी रहा है ग्वालियर। इसके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह हैं, यहाँ पे स्मारक मिल जाएंगे, किले मिलेंगे, महलों के रूप में मिल जाएंगे, यहाँ पे सब ये ऐतिहासिक इमारतें मिल जाएगी। सहज कर उसे रखते हुए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं, इतना याद रखना है। ओरछा और ग्वालियर दोनों की नगरीय आकार और बनावट व्यावसायिक नगर नियोजन का प्रतिनिधित्व भी करती है दोस्तों। तो ओरछा और ग्वालियर दोनों शहरों की नगरीय आकार ऐसे हैं जो बनावट व्यावहारिक नगर परियोजना का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन ओरछा के बारे में, तो बुंदेलखंड में स्थित खूबसूरत ओरछा का इतिहास बेहद खास है दोस्तों, और ओरछा आता है निवाड़ी जिले में, है ना, मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था निवाड़ी जिले में आता है, याद रखना है। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मंदिरों के लिए जाना जाता है, और महल बहुत सारे हैं वहाँ पे। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेल राजवंश की 6वीं शताब्दी की राजधानी रहा था। राजपूत और मुगल स्थापत्य प्रभाव के एक अनोखे संगम द्वारा परिभाषित किया गया है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओरछा में राजमहल स्थापित है, ये याद रखना है। ओरछा में राजमहल, जहांगीर महल स्थापित है। राम राजा मंदिर है एक, है ना, राम राजा मंदिर, जहाँ राजा को राम के रूप में पूजा जाता है, यानी राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राय प्रवीण महल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पर है, ओरछा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, और कई अन्य मंदिरों और महलों के लिए विख्यात है ये अपना कौन सा, ओरछा, याद रखना है। तो ओरछा में राजमहल इंपॉर्टेंट है, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और कई अन्य मंदिरों के प्रसिद्ध है। तो ओरछा से इतना ही दोस्तों, ओरछा के बारे में इतना याद रखें। ओरछा जो है निवाड़ी जिले में आता है, ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1501 में। 1501 में इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी ओरछा को बनाया था, और ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखना है, इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी इससे, है ना। तो ओरछा समझ में आ गया, निवाड़ी में, बस तो समझ में आ गया दोस्तों ओरछा के बारे में। ग्वालियर के बारे में भी अपन ने पढ़ लिए, यहाँ देखो, ये ग्वालियर के बारे में पढ़ के हो गया था। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है अपने मध्य प्रदेश का, ग्वालियर, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसका नाम कैसे पड़ा? तो गालव ऋषि, एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा दोस्तों, है ना। बस इतना ही। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के और इसके अलावा भी कुछ बात चल रही है दोस्तों, जैसे कि बात करें अपन भेड़ाघाट की, सतपुड़ा, है ना, मांडव, ओरछा, ये तो ओरछा तो हो गया है, यानी भेड़ाघाट, सतपुड़ा, ये और कुछ स्थल है जो इसमें शामिल करने की बात चल रही है, अभी बाद में शामिल होंगे। तो वर्तमान में तो इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने MPPSC की यूनिट नंबर जो अपडेटेड सिलेबस है 2 पूरा डिस्कस कर लिए हैं। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।